इस क्वेश्चन में दिया है द स्टीम पॉइंट and the ice point of a mercury thermometer are marked as 80 degree and 20 degree. What will be the temperature in centigrade mercury scale when this thermometer reads 32 degree? तो हमें फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मर्करी स्केल। तो हमारे पास एक नया थर्मोमीटर है, नया स्केल में, एंड लेट अस से दिस इज स्टीम पॉइंट and let us say this is ice point. तो इसमें जो मार्किंग है, आइस पॉइंट इज मार्क एज 20 डिग्री एंड दिस इज मार्क एट 80, स्टीम पॉइंट इज मार्क एज 80 डिग्री। मान लेते हैं ये स्केल जो है एम स्केल है, और एक सेल्सियस स्केल जो होता है, सेल्सियस स्केल, उसका आइस पॉइंट जो होता है, दिस इज आइस पॉइंट विच इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज दिस इज आइस पॉइंट फॉर सेम फॉर बोथ ऑफ देम, एंड ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस मार्क्ड होता है। तो इसमें 20 to 80 है, तो इसमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 60 डिविजन्स हैं, 60 डिविजन्स हैं, और इसमें सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स हैं। तो इसका जो एक डिवीज़न होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू समथिंग हियर। तो let us say this is one division of m scale, that will correspond, इसका corresponding कुछ होगा, मान लेते हैं ये x डिवीज़न है, यहाँ से यहाँ तक x डिवीज़न। तो हमें ये फाइंड करना है कि करस्पॉन्डिंग x कितना होगा, और उसके बाद जो रीडिंग है मेरी 32 डिग्री m, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू हमें सेल्सियस स्केल में फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 60 डिग्री m करस्पॉन्ड्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से यहाँ तक 100 डिवीजन, इसका 60 डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, एंड देयरफॉर 1 डिग्री m करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर 32 डिग्री जो होगा, इसका मतलब 20 से 12 डिग्री अप है। सो देयरफॉर 12 डिग्री m करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 12, दैट इज 20 डिग्री m, 20 डिग्री इन सेल्सियस। सो देयरफॉर रीडिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 12 मार्किंग्स जो है इसका 12 डिवीज़न कितना के करस्पॉन्डिंग है, 20 करस्पॉन्डिंग डिवीजन्स के बराबर है, प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर registers a pressure of 1.500 into 10 to the power 4 Pascal at the triple point of water and pressure of 2.050 into 10 to the power 4 Pascal at the normal boiling point. What is the temperature at the normal boiling point? हमें normal boiling point पे temperature find करना है। तो constant volume thermometer में हम जानते हैं कि गैस इक्वेशन से क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लिखेंगे, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, इम्प्लाइज P इज प्रोपोर्शनल टू T, एंड देयरफॉर हम लिखेंगे P एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाय P एट बॉइलिंग पॉइंट is equal to temperature at triple point divided by temperature at boiling point. अब यहाँ से लिखेंगे therefore हमें निकालना है टेम्परेचर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सो ये निकालना है। तो टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, therefore temperature at boiling point will be equal to pressure at boiling point दिया हुआ है 2.050
1.50 into 10 to the power 4 divided by 1.500 into 10 to the power 4 into 273.16 और ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 373.3 इन केल्विन स्केल, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है दिस इज इन केल्विन स्केल, तो ये भी केल्विन स्केल में आ जाएगा। A gas thermometer measures the temperature from the variation of pressure of a sample of gas. If the pressure measured at the melting point of lead is 2.2 times the pressure measured at the triple point of water, find the melting point of lead. तो lead का melting point हमें find करना है। हमें गैस इक्वेशन से पता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे सैंपल ऑफ गैस फिक्स्ड है तो n भी फिक्स्ड हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। और प्रेशर वेरिएशन से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट देयरफॉर pressure at melting point of lead divided by pressure at triple point of water is equal to temperature at melting point of lead divided by temperature of triple point of water. Therefore हमें फाइंड करना है प्रेशर एट द हमें फाइंड करना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, मतलब ये ये फाइंड करना है T lead, temperature of melting point of lead, that will be equal to pressure at melting point of lead divided by pressure at triple point of water multiplied by temperature at triple point of water. अब वैल्यूज रख देंगे, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.2 टाइम्स प्रेशर at triple point of water divided by pressure at triple point of water multiplied by इसका वैल्यू है 273.16. Temperature at triple point of water is 273.16 Kelvin और इसका वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 601 Kelvin। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। द प्रेशर मेजर्ड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर is 40 kilopascal at the triple point of water. What will be the pressure measured by the boiling at the boiling point of water? तो boiling point of water पे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, इसमें हम लिख सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड देयरफॉर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट will be equal to temperature at boiling point divided by temperature at triple point। और हमें प्रेशर फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट, therefore हम लोग लिख सकते हैं P at BP boiling point is equal to TBP divided by T triple point is multiplied by pressure at triple point। तो temperature at boiling point दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, so that means 100 degree centigrade corresponds to 373 Kelvin divided by temperature at triple point which is equal to 273.16 Kelvin multiplied by pressure at triple point जो कि दिया हुआ है 40 किलो पास्कल। सो 40 और कैलकुलेशन के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 55 किलो पास्कल। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। The pressure of the gas in a constant volume gas thermometer is 70 kilopascal at the ice point. Find the pressure at the steam point. हमें steam point पे pressure find करना है। तो constant volume gas thermometer है तो हम लिख सकते हैं pressure is directly proportional to temperature. Volume constant होगा तो NR भी constant है तो P is directly proportional to T. Therefore P pressure at हमें फाइंड करना है प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, तो प्रेशर एट स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट आइस पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट आइस पॉइंट एंड देयरफॉर pressure at steam point will be equal to temperature at steam point divided by temperature at ice point
मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट आइस पॉइंट। अब वैल्यूज रख देंगे। स्टीम पॉइंट पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 373 डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट आइस पॉइंट इज गिवन है 70 किलो पास्कल। 70 किलो पास्कल। तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96 किलो पास्कल। तो ये फाइनल आंसर है। The pressure of the gas in a constant volume gas thermometer are 80 centimeter, 90 centimeter and 100 centimeter of mercury at the ice point, steam point and in a heated wax bath respectively. Find the temperature of the wax bath. तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है वैक्स बाथ का। तो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। सो दिस इज 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 90 सेंटीमीटर एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और ये है आइस पॉइंट पे, आइस पॉइंट, ये है स्टीम पॉइंट पे और ये है वैक्स बाथ के लिए। ये प्रेशर्स हैं। अब हम जानते हैं कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर P इज प्रोपोर्शनल टू T एंड देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड देयरफॉर डेल्टा P अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें दैट इज प्रेशर एट स्टीम पॉइंट माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बाकी इन दोनों का डिफरेंस लें, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का, इन दोनों का डिफरेंस। तो प्रेशर एट वैक्स पॉइंट माइनस प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर का जो रेशियो होगा दैट विल बी टेम्परेचर एट steam point minus temperature at ice point divided by temperature at wax minus temperature at ice point steam point। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। SP steam point minus ice point, so 90 minus 80 divided by 100 minus 90 equal to temperature at steam point, this is 373 minus ice point का टेम्परेचर हमें पता है 273 डिवाइडेड बाय वैक्स का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है T वैक्स माइनस टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट दैट इज 373। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1, सो हम इससे लिख सकते हैं T वैक्स माइनस 373 इज इक्वल टू 373 minus 273 and therefore T wax आ जाएगा, T wax is equal to 473 केल्विन। ये सारे टेम्परेचर्स जो हैं केल्विन स्केल में हैं, तो फाइनल आंसर भी केल्विन स्केल में आ जाएगा। In a calendar's compensated constant pressure air thermometer, the volume of the bulb is 1800 cc. When the bulb is kept immersed in a vessel, 200 cc of mercury has to be poured out. Calculate the temperature of the vessel. तो कैलेंडर्स कंपनसेटेड कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, इसमें जो T होता है मेजर T दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बल्ब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बल्ब माइनस मरकरी पोर्ड आउट। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है दिस इज मरकरी पोर्ड आउट, सो स्मॉल v मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ द आइस बाथ, टेम्परेचर ऑफ आइस बाथ। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज हम रखेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाय 1800 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ आइस बाथ। तो सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 307 केल्विन। तो ये 307 केल्विन आ जाएगा। प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स 0 डिग्री when its resistance is 80 ohm and 100 degree centigrade when its resistance is 90 ohm. Find the temperature at the platinum scale at which resistance is 86 ohm. तो ये प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसमें जो टेम्परेचर की रीडिंग है T दैट इज गिवन बाय रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड divided by resistance at 100 degree centigrade minus resistance at 0 degree centigrade and multiplied by 100.
तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर हम रख दें तो आर टी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 86, sorry, resistance is 86 minus R0 is 80 ohm divided by R100 is 90 ohm minus R0 is 80 ohm multiplied by 100. तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो ये 600 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, विच करस्पॉन्ड्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये फाइनल आंसर. A resistance thermometer reads R equal to 20 ohm, 27.5 ohm and 50.0 ohm at the ice point, steam point at 100 degree centigrade and zinc point 420 degree centigrade respectively, assuming that resistance varies with temperature as R theta equal to R naught into 1 plus alpha theta plus beta theta square. Find the values of R naught, alpha and beta. Here theta represents the temperature on Celsius scale. तो हमें तीन टेम्परेचर दिए हुए हैं, तीन रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं. तो और ये रिलेशन हमें दिया हुआ है आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर. यहाँ से हम लिख सकते हैं आर थीटा माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर. और इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थीटा से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा थीटा इज इक्वल टू आर थीटा माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाय आर जीरो इंटू थीटा. देयरफॉर अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पे रखें 1 बाय 1 तो अल्फा प्लस बीटा थीटा, सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर नॉट, आर जीरो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आर जीरो विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट इज इक्वल टू 20 ओम. तो आर जीरो का वैल्यू हमें पता हो गया 20 ओम. तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इंटू थीटा, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लें तो 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज होगा दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 बीटा इक्वल टू यहाँ पे आर थीटा इज आर 100. तो आर 100 दिया हुआ है 27.5 माइनस 20 दिस आर नॉट डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100. तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1. और उसी तरह से अगर हम जिंक पॉइंट के लिए वैल्यूज़ डालें तो अल्फ़ा, दूसरा इक्वेशन आएगा अल्फ़ा प्लस 420 बीटा इक्वल टू 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100. ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2. और अगर 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये इससे हमें क्या मिल जाएगा 320 बीटा. और यहाँ पे अगर हम 1/2000 कॉमन ले लें तो इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा दिस इज 30 माइनस 7.5. तो देयरफॉर बीटा जो हो जाएगा, यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ये बीटा का वैल्यू आ गया. और उसी तरह से अल्फ़ा का वैल्यू हम अगर यहाँ पे बीटा का वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर 1 में एंड अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 100 एंड इंटू बीटा. यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिया था ये यहाँ पे रख देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया और ये बीटा का वैल्यू आ गया. A concrete slab has a length of 10 meters on a winter night when the temperature is 0 degree centigrade. Find the length of the slab on summer day when the temperature is 35 degree centigrade. The coefficient of linear expansion of concrete is 1 into 10 to the power minus 5
डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जानते हैं कि अगर एक स्लैब है इस तरह की, इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं एल नॉट है, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसका एक्सपेंसन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ अब एल हो गई, पहले एल नॉट थी और इस टेम्परेचर पे एल एल हो गई। तो एल और एल नॉट के बीच का जो रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जहाँ की अल्फ़ा है टेम्परेचर एक्सपेंसन कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। एल नॉट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है 10 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 1 इंटू 10⁻⁻5, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज हो रहा है 0 से 35, मतलब 35 डिग्री का चेंज हो रहा है, 35। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10.0035 मीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। A meter scale made of steel is calibrated at 20 degrees centigrade to give correct reading. Find the distance between 50 centimeter mark and 51 centimeter mark if the scale is used at 10 degrees centigrade. Coefficient of linear expansion of steel is 1.1 into 10 to the power minus 5 per degree centigrade. ओके, तो एक मीटर स्केल है मेरे पास, और इसमें मीटर स्केल में क्या होती है, रीडिंग मार्किंग्स होती है। मान लेते हैं 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और इस तरह से 50 सेंटीमीटर है, और ये 51 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको इसका मार्किंग्स को मेज़र करें। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेटेड है फॉर करेक्ट रीडिंग। इसका मतलब हुआ कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर होगा। अब अगर इसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो मीटर स्केल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, और सब में सारे होमोजीनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा सब जगह से। तो ये सारे मार्किंग्स के बीच का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे। तो इस तरह से हर रॉड के हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन निकालने के बाद हमें ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये L है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो L विल बी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। एल नॉट जो करेक्ट रीडिंग है उस पर जो वैल्यू है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो हो रहा है दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिकली 10 माइनस 20 दैट इज -10 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1.1 इंटू 10⁻⁻4, और इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.99989 सेंटीमीटर ये रीडिंग आएगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इस लेंथ का जो वैल्यू रहेगा दैट इज दिस मच सेंटीमीटर। A railway track made of iron is laid in winter when the average temperature is 18 degrees centigrade. The track consists of sections of 12 meter placed one after other. How much gap should be left between two such sections so that there is no compression during summer when the maximum temperature goes to 48 degrees centigrade? Coefficient of linear expansion of iron is 11 into 10⁻⁻6 per degree centigrade. हमें फाइंड करना है हाउ मच गैप शुड बी लेफ्ट। तो बेसिकली ये मिनिमम गैप की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास ट्रैक्स हैं, ये 12 मीटर्स के ट्रैक्स हैं इस तरह से, और बीच में कुछ गैप है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये एक्सपेंड करेगा,
दोनों तरफ एक्सपेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करेगा। तो ये जो गैप है ये इधर से भी फिल होगा, इधर से भी फिल होगा, ये इधर से और ये इधर से। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द गैप इज फिल्ड बाय लेफ्ट साइड ट्रैक एंड हाफ ऑफ द गैप इज फिल्ड बाय राइट साइड ऑफ द ट्रैक। ये इधर से एक्सपेंड होके इधर से एक्सपेंड होके। या फिर फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये भी मान सकते हैं कि एक साइड के रेल को फिक्स कर दिया, ये जो भी एक्सपेंड करेगा इधर इधर एक्सपेंड करेगा, इसको भी फिक्स कर दिया, सारे को लेफ्ट साइड में फिक्स कर दिया। तो जो गैप है वो बस पूरा गैप इधर इस तरह से एक्सपेंड करके फुल फिल हो रहा है। तो जो एक्सपेंशन के बाद जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ प्लस दिस गैप। तो अगर ये गैप सफिशियंट है फिर तो ये एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँचेगा, जस्ट फिल द गैप। अगर ये कम है तो क्या होगा कि ये एक्सपेंड नहीं कर सकता है जितना कि एक्सपेंड करना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि एक रिएक्शन यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा इस पे, जो कि उसके लेंथ को छोटा करने की कोशिश करेगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें कॉम्प्रेशन बेसिकली नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये मिनिमम विड्थ ऑफ द गैप हमें निकालना है। तो जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है दैट इज एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। एल इक्वल टू क्या होता है, एल नॉट इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से एल माइनस एल नॉट ये हो जाएगा इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो एल हमें पता है, सॉरी ये बेसिकली गैप हो जाएगा, दिस इज द गैप। therefore gap will be equal to L naught is 12 meter into alpha is given as 11 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade multiplied by temperature difference that is 18 से 48 तक जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.00396 मीटर। और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मिनिमम गैप। अ सर्कुलर होल of diameter 2 centimeter is made in an aluminum plate at 0 degree centigrade. What will be the diameter at 100 degree centigrade? Alpha for aluminium equal to 2.3 into 10 power minus 5 per degree centigrade. तो हाँ, इस क्वेश्चन में दिया है एक सर्कुलर होल है एक प्लेट में, एल्यूमिनियम प्लेट इस तरह का मान लेते हैं, और उस पर एक सर्कुलर होल है जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है, दिस इज द डायमीटर। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया है। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये प्लेट जो है ये एक्सपेंड करेगी इस तरह से, ये चारों तरफ से इस तरह से एक्सपेंड कर जाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये भी एक्सपेंड कर जाएगा। तो सर्कुलर होल को कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो जो डायमीटर है वो उसका चेंज हो जाएगा एंड दैट इज गिवन बाय द रिलेशन डी इक्वल टू डी नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। बेसिकली ये सेम चीज़ है जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था, एल इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे बस एल की जगह हमने यहाँ पे डायमीटर यूज़ किया है, डी फॉर डायमीटर। तो ये हो जाएगा डी नॉट जो दिया हुआ है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। तो 1 + अल्फ़ा दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज हो रहा है 0 to 100 दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा मेरा 2.0046 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन। 2 meter scales, one of steel and the other of aluminium, agree at 20 degree centigrade. Calculate the ratio of aluminium centimeter to steel centimeter, aluminium centimeter to steel centimeter at 0 degree centigrade, 40 degree centigrade, 100 degree centigrade. Alpha for steel equal to 1.1 to 10 power minus 5 per degree centigrade, and for aluminium 2.3 into 10 to the power minus 5 per degree centigrade.
तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्री एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब हुआ कि दोनों की जो सेंटीमीटर मार्किंग है वो सेम होगी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनका जो मेजरमेंट आएगा वो सेम आएगा, ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है फॉर एल्यूमिनियम एंड फॉर स्टील, ये दोनों का लेंथ सेम होगा एंड देयरफॉर दे विल मेजर सेम। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इनका लेंथ जो है वो चेंज होगा, टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट डिफरेंट है ये दोनों, इसीलिए दोनों का लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा। अब ये जब मेज़र करेंगे तो उनका मेज़रमेंट अलग हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है एल्यूमिनियम सेंटीमीटर और स्टील सेंटीमीटर का एट दिस टेम्परेचर। तो हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो इस देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं L ऑफ aluminium divided by L of steel, that will be equal to L naught of aluminium divided by L naught of steel into 1 plus alpha of aluminium into delta T divided by 1 plus alpha steel into delta T। तो यहाँ पे ये दोनों चूँकि सेम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा स्टील इंटू डेल्टा टी टू द पावर -1। अब ये जो सेकंड वाला टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, इसका एक्सपेंशन जो होता है दैट इज़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन। और ये जो हायर टर्म्स हैं बेसिकली इनको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये मच मच स्मॉलर देन x होते जाएगा। तो बस दो टर्म रखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्टील इंटू डेल्टा टी। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा स्टील इंटू डेल्टा टी। और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फ़ा एल्यूमिनियम और अल्फ़ा स्टील, क्योंकि अल्फ़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है कंपैरिजन टू सॉरी 1, तो ये स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे जो फोर्थ टर्म होगा। तो ये तीन टर्म होंगे बेसिकली। सो 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम माइनस अल्फ़ा स्टील इंटू डेल्टा टी हो जाएगा ये। और इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे अगर अल्फ़ा का, तो 1 प्लस 2.3 माइनस 1.1, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। तो अब पार्ट ए में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें निकालना है रेशियो। तो ये रेशियो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है, सो दैट विल बी 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5। और डेल्टा टी जो होगा यहाँ पे बेसिकली डेल्टा टी -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम है और हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, तो ये चेंज जो है -20 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है 0.99976 आ जाएगा इसका वैल्यू। दिस इज द रेशियो। पार्ट बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना है, तो 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20 हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.00024। और पार्ट सी में बेसिकली पार्ट सी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना है, तो ये 80 डिग्री का चेंज होगा। सो 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 80, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.000
096. A meter scale is made up of steel and measures correct reading at 16 degrees centigrade. What will be the percentage error if this scale is used on a summer day when the temperature is 46 degrees centigrade and on a winter day when the temperature is 6 degrees centigrade? Coefficient of linear expansion of steel equal to 11 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि हम डिस्टेंस किस तरह से मेज़र करते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा डिस्टेंस L है जो कि हमें मेज़र करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस L है, हमें मेज़र करना है कि ये कितना मीटर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस केस में जैसे ये स्टील का मीटर स्केल दिया हुआ है तो स्टील का मीटर स्केल लेंगे और मान लेते हैं ये 1 मीटर का डिस्टेंस, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये स्टैंडर्ड होता है और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, कंपेयर करते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर और L टाइम्स ये L मीटर L मेज़र कर लेंगे। तो एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड L डिवाइडेड बाय 1 ये हो जाएगा L मीटर, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ये तो L टाइम्स आएगा, तो हम बोलते हैं कि ये L मीटर हो गया, L/1। लेकिन अब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये स्टील का बना हुआ है तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। अगर ये एक्सपेंड कर जाएगा तो अब जब हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ तक 1 मीटर हो रहा था लेकिन अब यहाँ तक 1 मीटर हो, फिर इसी तरह से अगला 1 मीटर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि L टाइम्स जो ये आ रहा था वो L टाइम्स अब नहीं रहेगा। तो एट एट डेल्टा टी डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस जब डेल्टा टी से हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रीडिंग आएगा तो L जो है जो कि हमें मेज़र करना है वो तो सेम रहेगा, जो डिस्टेंस हमें मेज़र करना है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये मीटर जो है ये एक्सपेंड कर गया तो इसका 1 मीटर अब चेंज हो जाएगा। तो ये 1 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये 1 मीटर का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा इतना से। तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी को 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये ऊपर चला जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से किस तरह से चेंज होता है ये हम लोग पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं, हायर ऑर्डर को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, तो बस ये 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L/1 माइनस L/1 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये जो है ये जो L/1 है ये क्या है, ये ओरिजिनल रीडिंग है, L टाइम्स ये ओरिजिनल रीडिंग है, और ये क्या है, ये एरर आ गया ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉड, ये एरर आ गया, तो यही होगा एरर और ये होगा एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एरर हो गया एंड देयरफॉर परसेंटेज एरर जो होगा ये क्या हो जाएगा, एरर मतलब L अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है L/1 मतलब L, तो इंटू 100 ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। अब केस ए में दिया हुआ है 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी यहाँ माइनस छूट गया, ये माइनस एरर होगा यहाँ पे। तो अब पार्ट ए में पूछ रहा है 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 46 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो एरर होगा ये हो जाएगा -100 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 11 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी यहाँ पे हो जाएगा 16 से 46 यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू जो आएगा ये -0.033% एरर आ जाएगा। तो ये पार्ट ए में -0.033% आ गया। अब पार्ट बी में पूछ रहा है एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सो एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड एरर जो है वो आ जाएगा
इंटू -100 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो 16 से 6 आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव चेंज के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -10, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -10 से। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.011% आ जाएगा। ये एरर इन सेकेंड केस विंटर टाइम में और ये समर टाइम में। A meter scale made of steel reads accurately at 20 degrees centigrade. In a sensitive experiment, distances accurate up to 0.055 millimeter in 1 meter are required. Find the range of temperature in which the experiment can be performed with this meter scale. Coefficient of linear expansion of steel is 11 into 10⁻⁻6 per degree centigrade. हमें range of temperature find करना है in which it can perform accurately within this range of error. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो एरर होता है, एरर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा टी पर मीटर, 1 मीटर के रेंज में, दिस इज द एरर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर should be less than or equal to 0.055 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और देयरफॉर यहाँ पे वैल्यूज़ अब रखेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू है 11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टी अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैलिब्रेटेड है तो T-20, जो कि टी जो है आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है जहाँ पे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.055 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 मीटर। और यहाँ पे हम ले सकते हैं T-20 का मैग्नीट्यूड, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 5। और इस इनइक्वलिटी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, +-5 होगा ये, तो -5 should be less than equal to T-20 should be less than equal to 5 +5। तो देयरफॉर अगर 20 को ऐड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, पूरे इनइक्वलिटी में, तो ये हो जाएगा 20 -5 दैट इज 15 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये 15 से 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, अगर हमें इतना एरर, इससे कम एरर चाहिए तो इतना या इससे कम एरर चाहिए। The density of water at 0 degree centigrade is 0.998 gram per centimeter cube, and at 4 degree centigrade 1.000 gram per centimeter cube. Calculate the average coefficient of volume expansion of water in the temperature range 0 to 4 degree centigrade. तो हम जानते हैं डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मास तो चेंज नहीं होगा, बट वॉल्यूम चेंज होगा। अगर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है लिक्विड तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा सेम मास का, तो यहाँ पे डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी को अगर हमने D0 कहा, D0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय V0। V0 इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। एंड एट सम आर्बिट्ररी टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं डेंसिटी को हमने कहा D, तो M डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, एंड V इज बेसिकली V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ गामा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो अगर ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा D0 डिवाइडेड बाय D इक्वल टू M बाय V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और अगर वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो D0 इज 0.998 डिवाइडेड बाय 1,
तो देयरफॉर ये हो जाएगा 0.998 इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज़ बेसिकली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इंटू 4। तो देयरफॉर गामा का वैल्यू आ जाएगा 0.998 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू -5, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस 5 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। Find the ratio of the lengths of an iron rod and aluminium rod for which the difference in the lengths is independent of temperature. Coefficient of linear expansion of iron and aluminium are 12 into 10⁻⁻6 per degree centigrade and 23 into 10⁻⁻6 per degree centigrade respectively. तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये एल्यूमिनियम और आयरन के रॉड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इन लेंथ इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ये हर एक टेम्परेचर के लिए दोनों का चेंज जो है सेम होना चाहिए। और चेंज इन लेंथ हमें पता है क्या होता है, अगर L नॉट ऑफ आयरन ये मान लेते हैं इनिशियल लेंथ, और अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, देन अल्फ़ा ऑफ आयरन multiplied by delta t, and that will be equal to length of aluminium, initial length of aluminium multiplied by alpha of aluminium into delta t। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा टी दोनों साइड है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन रॉड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ऑफ आयरन। और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यूज़ दिया हुआ है 23 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा मेरा रेशियो ऑफ द लेंथ्स। A pendulum clock gives correct time at 20 degrees centigrade at a place where G is equal to 9.800 meter per second square. The pendulum consists of a light steel rod connected to a heavy ball. It is taken to a different place where G is equal to 9.788 meter per second square. At what temperature will it give correct time? What temperature? तो टेम्परेचर बेसिकली हमें फाइंड करना है, करेक्ट टाइम जिस पे देगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज गिवन एज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पेंडुलम इस तरह से दिया हुआ है, लेंथ मान लेते हैं L नॉट है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G नॉट है, दैट इज गिवन एज 9.800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको जब दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो सकता है इफ़ जी चेंजेस। तो यहाँ पे जी चेंज हो रहा है, और लेंथ जो है वो इस तरह से चेंज होना चाहिए। बेसिकली हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है टी, मान लेते हैं इसको टी नॉट बोल दिया इस पोजीशन पे, तो वो होता है टी नॉट इक्वल 2π L नॉट बाय जी नॉट, L बाय जी, और यहाँ पे L नॉट और जी नॉट हमने एज्यूम किया है तो L नॉट बाय जी नॉट हो जाएगा। और दूसरे प्लेस पे अगर हम लेके जाएंगे इसको तो वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π L बाई जी, जहाँ पे कि L एक जेनरिक लेंथ है और G उस पोजीशन पे, नए पोजीशन पे G का वैल्यू है। तो अगर T नॉट और T अगर सेम होगा, फॉर T नॉट टू बी इक्वल टू T, ये क्या होना चाहिए, L नॉट बाई जी नॉट का रेशियो जो होगा वो L बाई जी के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे L को हम लोग लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बेसिकली हमें टेम्परेचर ही फाइंड करना है, तो नए जगह पे, नए टेम्परेचर पे L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय जी।
तो यहाँ पे एल नॉट और एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय जी नॉट, एंड देयरफॉर अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये करेक्ट रीडिंग दे रहा था, तो टी माइनस 20 जितना चेंज हुआ है टेम्परेचर का ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 9.788 डिवाइडेड बाय 9.800, एंड देयरफॉर टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, एक यहाँ पे वहाँ पे -1 था, तो 9.788 डिवाइडेड बाय 9.800 -1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6, और आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -82 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे ये फिर से करेक्ट रीडिंग देगा। An aluminum plate fixed in a horizontal position has a hole of diameter 2 centimeter. A steel sphere of diameter 2.005 centimeter rests on this hole. All the lengths refer to a temperature of 10 degrees centigrade. The temperature of the entire system is slowly increased. At what temperature will the ball fall down? Coefficient of linear expansion of aluminium is 23 into 10⁻⁻6 per degree centigrade, and that of steel is 11 into 10⁻⁻6 per degree centigrade. तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम प्लेट दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे एक होल है ऑफ डायमीटर 2.000 सेंटीमीटर, और एक एल्यूमिनियम स्टील बॉल है जो इसके ऊपर रखा है, और इसका जो डायमीटर है दैट इज गिवन एज 2.005 सेंटीमीटर। अब दिस इज एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो दोनों का एक्सपेंसन होगा, दोनों का डायमीटर एक्सपेंड होगा, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का डायमीटर जो है सेम हो जाएगा, और जब दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा तो ये बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का डायमीटर सेम होने के लिए हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील। तो डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल डायमीटर दैट इज डी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, एंड अदर साइड में हो जाए क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्टील इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो डी नॉट एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम माइनस डी नॉट ऑफ स्टील इंटू अल्फ़ा स्टील इक्वल टू डी नॉट ऑफ स्टील माइनस डी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम, और देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं हम डेल्टा टी इज इक्वल टू डी नॉट ऑफ स्टील माइनस डी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फ़ा एल्यूमिनियम माइनस डी नॉट ऑफ स्टील इंटू अल्फ़ा स्टील, एंड देयरफॉर डेल्टा टी को हम लिखेंगे टी जो कि फाइनल टेम्परेचर जिस पे कि गिर जाएगा माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी, एंड यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2.005 माइनस 2.000 डिवाइडेड बाय 2.000 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा एल्यूमिनियम इज 23 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 2.005 into alpha steel is 11 into 10⁻⁻6। तो ये कैलकुलेशन के बाद ये देयरफॉर टी का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 219 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। A glass window is to be fit in an aluminium frame.
The temperature on the working day is 40 degrees centigrade and the glass window measures exactly 20 centimeter by 30 centimeter. What should be the size of the aluminium frame so that there is no stress on the glass in winter, even if the temperature drops to 0 degrees centigrade? Coefficients of linear expansion of glass and aluminium are 9 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and 24 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade respectively. हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास शीट है, और जैसे कि विंडो बनाना है, और ये है एल्यूमिनियम फ्रेम। तो एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम डिज़ाइन करें इसको, तो इसमें ये गैप हुआ, दोनों के बीच में कुछ गैप है। अब जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन का रेट ज़्यादा है, ये कम रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। और अगर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कम कॉन्ट्रैक्ट किया है, देन देयर विल बी ए स्ट्रेस, ये इसको ज़्यादा प्रेस करेगा और वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो गैप है ये फिल हो जाना चाहिए। तो उसके बाद अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम एज्यूम करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई गैप नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 एट गैप एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 0। और गैप जो होगा, मान लेते हैं कि दिस डायमेंशन इज L, तो बेसिकली ये हर एक डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं, इसका विड्थ ले लेते हैं, मान लेते हैं ये। तो ये जो गैप होगा 0, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ L0 ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L0 ऑफ ग्लास। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिनियम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास का जो विड्थ है दैट इज सेम, सो दोनों के बीच का गैप 0 हो जाएगा। देयरफॉर गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L ऑफ ग्लास। और L एल्यूमिनियम इसको लिख सकते हैं L नॉट के फॉर्म में, L नॉट एल्यूमिनियम इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी माइनस L नॉट ऑफ ग्लास इंटू 1 प्लस अल्फ़ा ग्लास इंटू डेल्टा टी। अगर इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा L नॉट एल्यूमिनियम माइनस L नॉट ग्लास प्लस डेल्टा टी जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और L नॉट एल्यूमिनियम और L नॉट ग्लास ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे L नॉट ग्लास, ये भी कॉमन ले लेंगे, और डेल्टा टी भी कॉमन ले लेंगे। तो इनसाइड द ब्रैकेट ये हो जाएगा अल्फ़ा एल्यूमिनियम माइनस अल्फ़ा ग्लास। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 प्लस L नॉट ऑफ ग्लास इंटू 40, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो है 0 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय ये दिया हुआ है 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसे हम लिख सकते हैं L नॉट ग्लास मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा L नॉट ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये 600, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 4। अब यहाँ पे ग्लास का हमें विड्थ और लेंथ दिया हुआ है,
तो therefore width of aluminium at 40 degree centigrade will be equal to width जो है 20 सेंटीमीटर है ग्लास का, प्लस गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 20, यहाँ पे एल नॉट जी एल के बदले क्या लिखेंगे, जो विड्थ जो डायमेंशन हमने यहाँ पे लिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगा 20.012 सेंटीमीटर। ये विड्थ आ जाएगा एल्यूमिनियम फ्रेम का। और सिमिलरली लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 40 डिग्री इज इक्वल टू जो ग्लास का विड्थ है दैट इज 30 सेंटीमीटर प्लस गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस 30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे दूसरा डायमेंशन लिया है मैंने हाइट वाला, लेंथ वाला, तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, 30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आ जाएगा 30.018 सेंटीमीटर। तो जो ग्लास की सॉरी एल्यूमिनियम फ्रेम की जो विड्थ और बाय लेंथ होगी दैट इज 20.012 बाय 30.018 सेंटीमीटर। The volume of a glass vessel is 1000 cc at 20 degree centigrade. What volume of mercury should be poured into it at this temperature so that the volume of the remaining portion does not change with temperature? Coefficient of cubical expansion of the mercury and glass are 1.8 into 10⁻⁻⁴ per degree centigrade and 9 into 10⁻⁻⁶ per degree centigrade respectively. हमें फाइंड करना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ मरकरी शुड बी पोर्ड। तो एक ग्लास वेसल है और इस पर कुछ मरकरी पोर किया गया है, तो मान लेते हैं मरकरी का वॉल्यूम जो है वो एट सम आर्बिट्ररी टेम्परेचर Vm है, और ग्लास का जो वॉल्यूम है दैट इज़ Vg। तो ये जो स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस ऑन द ग्लास, लेट अस से दिस इज डेल्टा V इज इक्वल टू Vg माइनस Vm एट सम आर्बिट्ररी टेम्परेचर। ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, दिस शुड नॉट चेंज। तो देयरफॉर हम यहाँ पे Vg जो कि सम आर्बिट्ररी टेम्परेचर पे है, वी कैन राइट इट एज Vg नॉट, मतलब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कि बेस है हमारा, तो वहाँ से चेंज होगा। तो ये जो चेंज के बाद वॉल्यूम होगा Vg दैट विल बी VGO प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T and minus the second term that is V of mercury. So V of mercury at 20 degree centigrade multiplied by 1 plus gamma of mercury into delta T, and this should be constant. इसको एक्सपैंड कर देंगे थोड़ा तो क्या हो जाएगा, VGO माइनस VMO, ये का फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म माइनस, और प्लस इसका फर्स्ट टर्म दैट इज VGO इंटू गामा जी माइनस VMO इंटू गामा मरकरी, और डेल्टा T जो है इसको हमने कॉमन ले लिया, दैट शुड बी कांस्टेंट। और यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं VGO और VMO, ये VGO माइनस VMO ये भी कांस्टेंट होगा, और दैट कांस्टेंट शुड बी सेम। तो ये टर्म और ये कांस्टेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली जीरो होना चाहिए, सेकंड टर्म भी जीरो होना चाहिए। देयरफॉर ये जो इनसाइड ब्रैकेट है दैट टर्म शुड बी जीरो बिकॉज डेल्टा T हमारा जीरो नहीं। तो
therefore VGO multiplied by gamma G minus VMO into gamma M, that should be equal to 0, and therefore volume of mercury at 20 degree centigrade, that is VMO, will be equal to VGO into gamma G divided by gamma mercury. अब वैल्यूज रख देंगे VGO at 20 degree centigrade, that is 1000 cc multiplied by gamma of glass is 9 into 10 to the power minus 6 divided by gamma of mercury is 1.8 into 10 to the power minus 4, और यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 50 cc. So that is the final answer. An aluminium can of cylindrical shape contains 500 centimeter cube of water. The area of inner cross section of the can is 125 centimeter square. All measurements refer to 10 degree centigrade. Find the rise in the water level if temperature increases to 80 degree centigrade. The coefficient of linear expansion of aluminium equal to 23 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and average coefficient of volume expansion of water equal to 3.2 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. तो जो इनिशियल हाइट है मान लेते हैं एच नॉट है, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया. ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. तो ये इनिशियल हाइट है. अब जो चेंज्ड हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ए. तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस गामा वाटर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए नॉट इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जाएगा दैट विल बी 2 टाइम्स अल्फा. सो 2 टाइम्स अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, और इसको हम लोग वी नॉट बाय ए नॉट को हम लोग एच नॉट लिख सकते हैं, एच नॉट इंटू 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन. हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि 1 अपॉन दिस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में. तो ये हो गया H इक्वल टू एच नॉट प्लस एच नॉट इंटू डेल्टा टी, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ वाटर माइनस 2 टाइम्स अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम. और जो फोर्थ टर्म आएगा यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में वो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे गामा वाटर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एल्यूमिनियम, ये बहुत छोटा नेग्लेजिबल टर्म आ जाएगा इन कंपैरिजन विथ these terms. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H माइनस एच नॉट, तो दिस इज डेल्टा H इक्वल टू एच नॉट डेल्टा T इंटू गामा वाटर माइनस 2 अल्फा एल्यूमिनियम. अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू एच नॉट का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T इज 70 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय गामा वाटर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 320 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 23 और कॉमन आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6. अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.077 सेंटीमीटर. यहाँ पे बेसिकली जो एरिया का एक्सपेंशन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट नेग्लिजिबल. जो एरिया का एक्सपेंशन कोफिशिएंट है यहाँ पे जो 2 इंटू 23 है दैट इज़ 46
तो 46 जो है 320 के सामने नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं है, इसलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर ये 0.077 सेंटीमीटर आएगा। A glass vessel measures exactly 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter at 0 degree centigrade. It is filled completely with mercury at this temperature. When the temperature is raised to 10 degree centigrade, 1.6 centimeter cube of mercury overflows. Calculate the coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion of mercury, coefficient of linear expansion of glass equal to 6.5 into 10 to the power -6 per degree centigrade. तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंस इन वॉल्यूम, दैट इज मरकरी का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास, दैट इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी एम वॉल्यूम ऑफ मरकरी को हम लोग लिख सकते हैं V naught of mercury multiplied by 1 plus gamma mercury into delta T minus volume V naught of glass into 1 plus, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जाएगा दैट इज 3 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, तो दिस इज इक्वल टू 1.6। सारे यूनिट सेंटीमीटर में हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मरकरी वी नॉट ऑफ मरकरी माइनस वी नॉट ऑफ ग्लास, और ये दो सेकंड टर्म दोनों का हो जाएगा, प्लस डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा टी इंटू V naught of mercury into gamma mercury minus 3 times alpha glass, that is equal to 1.6। अब ये इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम था एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 10 डिग्री है मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट ऑफ मरकरी, तो ये 10 by 10 का वेसल था, तो उतना ही वॉल्यूम रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट इज 1000 cc मल्टीप्लाइड बाय गामा एम, गामा मरकरी हमें फाइंड करना है, -3 टाइम्स 6.5 into 10 to the power -6, that is equal to 1.6। therefore gamma mercury will be equal to, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.5, सो दैट इज 19.5 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ पर 10 टू द पावर 4 है तो इधर डिवाइड करने से 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज 19.5 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 160 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 179.5 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। The densities of wood and benzene at 0 degree centigrade are 880 kg per meter cube and 900 kg per meter cube respectively. The coefficient of volume expansion are 1.2 into 10 to the power -3 per degree centigrade for wood and 1.5 into 10 to the power -3 per degree centigrade for benzene. At what temperature will a piece of wood just sink in benzene? तो यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट सिंक इन बेंजीन। जस्ट सिंक इन बेंजीन का मतलब होता है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम जानते हैं कि दोनों का डेंसिटी सेम जब हो तो वो वुड जस्ट सिंक कर जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर जस्ट सिंकिंग डी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बेंजीन। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे होता है मान लेते हैं, तो
बेसिकली डेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि दोनों का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, बेंजीन का भी और वुड का। तो वॉल्यूम एक्सपैंड करने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डेंसिटी है। अब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एट दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डी नॉट ऑफ वुड। डी नॉट ऑफ वुड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वुड का डेंसिटी, और उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 1 प्लस गामा ऑफ वुड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये डेंसिटी हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्वल टू बेंजीन की डेंसिटी भी उसी तरह से ले सकते हैं, डी नॉट ऑफ बेंजीन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर, दैट इज 1 प्लस गामा बेंजीन डेल्टा टी। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, तो डी नॉट ऑफ वुड इंटू गामा बेंजीन माइनस इधर से डी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू गामा ऑफ वुड, और राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे, तो डी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस डी नॉट ऑफ वुड, डी नॉट ऑफ वुड। Therefore delta T is equal to d naught of benzene minus d naught of wood divided by d naught of wood into gamma benzene minus d naught of benzene into gamma of wood, and therefore delta T को हम लोग ले सकते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिफरेंस होगा डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ पे अब वैल्यूज रख देंगे। सो बेंजीन का 900 माइनस 880 डिवाइडेड बाय वुड का 880 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बेंजीन दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस density of benzene that is 900 into 1.2 into 10⁻³ and therefore यहाँ पे T that will be equal to 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है फाइनल आंसर। A steel rod of length 1 meter rests on a smooth horizontal base. If it is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, what is the longitudinal strain developed? तो अगर मेरे पास एक रॉड है और इसको अगर हीट करते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो ये एक्सटेंड होता है, इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है ये, और इसकी लेंथ बेसिकली बढ़ जाती है। और अगर इसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है दोनों तरफ से, ये फिक्सचर से लगाया हुआ है, तो क्या होगा, ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस restriction there will be stress developed in the rod। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड से ये फिक्स्ड रहेगा तब, लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रॉड है ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस पे रखा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे स्मूथ है ये, नो फ्रिक्शन, तो ये फ्रीली जो है एक्सपेंड कर जाएगा, ये जो है फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा, और फ्रीली एक्सपेंड करने की वजह से देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, तो फ्रीली एक्सपेंड करेगा, एंड देयरफॉर नो रेस्ट्रिक्शन, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो स्ट्रेस एंड नो स्ट्रेन। तो इस केस में बेसिकली कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 स्ट्रेन। A steel rod is clamped at its two ends and rests on a horizontal base, fixed horizontal base. The rod is unstrained at 20 degree centigrade. ये unstrained at 20 degree centigrade. Find the longitudinal strain developed in the rod if the temperature rises to 50 degree centigrade. Coefficient of linear expansion of steel equal to 1.2 into 10⁻⁵ per degree centigrade। तो यहाँ पे क्या है, एक रॉड है जो कि क्लैंप किया गया है बोथ द साइड से, इस तरह से क्लैंप किया गया है,
और एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी नेचुरल लेंथ है, ये अनस्ट्रेन्ड लेंथ है इसकी। तो अगर हम इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो नेचुरली क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, इस तरह से एक्सपेंड करने का ट्राई करेगा, बट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रेंट ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसकी जो नेचुरल लेंथ थी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ये कंप्रेस किया गया है, इधर से कंप्रेस किया गया है दोनों तरफ से। और देयर फोर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड there is compression, और इस compression का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ पे compression है तो compression का साइन हम नेगेटिव रखते हैं, तो माइनस एल नॉट इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये टेम्परेचर एक्सपेंसन के चलते इतना एक्सपेंसन होना था, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रेस्ट्रेंट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे अब, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ एल नॉट से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, माइनस अल्फ़ा इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज दैट इज़ 20 to 50 दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, ये स्ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। A steel wire of cross section area 0.5 millimeter square is held between two fixed supports. If the wire is just taut at 20 degree centigrade, determine the tension when the temperature falls to 0 degree centigrade. Coefficient of linear expansion of steel is 1.2 into 10⁻⁻5 per degree centigrade, and its Young's modulus is 2.0 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक वायर है जो दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में ये टॉट है, और ये जस्ट टॉट है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट टॉट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर हम इसको कूल करेंगे, जस्ट टॉट का मतलब टेंशन इज जीरो एट दैट टेम्परेचर। अब अगर हम इसको कूल डाउन करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इससे इसका जो लेंथ है वो बेसिकली डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा इस तरह से। मान लेते हैं इतना लेंथ डिक्रीज करना था, लेकिन ड्यू टू फिक्स्ड सपोर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और एज इफ मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये अंडर टेंशन है। तो बेसिकली इसकी लेंथ को हमने इतना इंक्रीज किया हुआ है दोनों तरफ से बाय अप्लाइंग सम टेंशन टी। तो ये वैल्यू ऑफ टेंशन हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो स्ट्रेन जो है इस केस में, स्ट्रेन जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल नॉट, लेंथ डिवाइडेड बाय सॉरी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। ये एल नॉट जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लेंथ है। तो एल, डेल्टा एल इज़ बेसिकली ये जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रैक्शन होना था वो जो नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ द स्ट्रेन, सॉरी चेंज इन लेंथ। तो ये हो जाएगा एल नॉट इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय एल नॉट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी, ये स्ट्रेन का वैल्यू आ गया। एंड देयर फॉर स्ट्रेस हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा दैट विल बी यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम लोग लिखेंगे टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मान लेते हैं ए है, तो टी डिवाइडेड बाय ए इज स्ट्रेस, दैट विल बी इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा टी, and therefore tension T will be equal to y alpha delta T into A। अब वैल्यूज़ रख देंगे, y का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे
मीटर स्क्वायर में, दैट इज़ -10⁻⁻6, और कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू है दैट विल बी कम टू बी 24 न्यूटन। तो ये 24 न्यूटन का टेंशन होगा। A steel rod is rigidly clamped at its two ends. The rod is under zero tension at 20 degrees centigrade. If the temperature rises to 100 degrees centigrade, what force will the rod exert on one of the clamps? Area of cross section of the rod equal to 2 millimeter square. Coefficient of linear expansion of steel equal to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and Young's module of steel इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें एक रॉड दिया हुआ है जो कि दोनों एंड पे रिजिडली क्लैम्प्ड है, इस तरह से क्लैम्प्ड है, और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है इसका जीरो टेंशन, मतलब दिस इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर एलोंगेटेड। तो अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि रॉड में एक एक्सटेंशन आएगा, नेचुरली टेम्परेचर इंक्रीमेंट से एक्सटेंशन होगा रॉड में, और बिकॉज दिस इज क्लैम्प्ड ऑन बोथ द एंड्स तो ये एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। सो ये जो एक्सटेंशन हो रहा था बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये चेंज इन लेंथ, ये जो टेम्परेचर के चलते था ये स्ट्रेन आ जाएगा इसमें। तो हमें पता है स्ट्रेन जो होता है दैट इज़ डेल्टा एल बाय एल नॉट अगर इसकी लेंथ है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये स्ट्रेन हो जाएगा, और वहाँ से हम फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एफ इज़ इक्वल टू, पिछली प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, ये जो फोर्स आएगा दैट इज़ ए इंटू वाई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। ए की वैल्यू है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज 20 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ 80। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 384 न्यूटन। तो ये फोर्स जो है अप्लाई करेगा रॉड ऑन द क्लैम्प्स। Two steel rods and an aluminum rod of equal length L0 and equal cross sections are joined rigidly at their ends as shown in the figure below. All the rods are in the state of zero tension at 0 degree centigrade. Find the length of the system when the temperature is raised to theta. Coefficient of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. Young's modulus of aluminium is Ya and that of steel is Ys. तो एल नॉट दिया हुआ है, इसका लेंथ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों रॉड का सेम लेंथ है, कोई टेंशन नहीं है किसी में, किसी भी रॉड में, और मान लेते हैं कि ये एल थीटा लेंथ हो जाता है एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। अब एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और ये कम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो एल्यूमिनियम पे एक ऊपरी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बाय द स्टील रॉड, और स्टील रॉड पे एक फोर्स लगेगा एक्सटेंस, दैट इज टेंसाइल फोर्स एफ, और इस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा एल्यूमिनियम पे, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये कम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। तो अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है यहाँ पे तीनों रॉड का, एल नॉट से एल थीटा हो रहा है, ये दो कारण से हो रहा है, एक तो थर्मल एक्सपेंशन से और दूसरा ये टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्स के चलते। तो हम लिख सकते हैं एल थीटा माइनस एल नॉट, ये जो चेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू टू रीजन्स।
तो सबसे पहले स्टील का देख लेते हैं। तो स्टील रॉड के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन होगा अल्फ़ा, पहले एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दिस इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, एंड प्लस ये जो फोर्स लग रहा है इसके चलते एक्सपेंशन होगा, दैट इज एफ इंटू एल नॉट, एफ एल डिवाइड बाई ए वाई है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे दो रॉड है स्टील का, तो 2a हो जाएगा, 2a इंटू वाई ऑफ स्टील। तो ये हो गया चेंज ऑफ लेंथ, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो एफ एल नॉट बाई ए, एफ एल नॉट बाई ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वाई एस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड को, तो ये हो जाएगा 2y(s) मल्टीप्लाइड बाय एल थीटा माइनस एल नॉट अल्फ़ा एस इंटू थीटा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से हम लोग एल्यूमिनियम के लिए लिख सकते हैं, फॉर एल्यूमिनियम दिस वाज फॉर स्टील, फॉर एल्यूमिनियम हम लोग लिख सकते हैं एल थीटा माइनस एल नॉट। इसका जो चेंज इन लेंथ है दैट इज़ ड्यू टू अगेन 2 फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है एल नॉट अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू थीटा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और इस पर एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, उसके लिए नेगेटिव चेंज, दैट इज़ माइनस फोर्स इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई ए से, तो हम लिख सकते हैं एफ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, और दैट विल बी इक्वल टू वाई एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इसको ले आएंगे तो माइनस एल थीटा प्लस एल नॉट, और ये प्लस एल नॉट अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। अब तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1 and 2 इम्प्लाइज, ये जो राइट हैंड साइड होगा, तो राइट हैंड साइड में बेसिकली हमें एल थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एल थीटा कॉमन ले लेंगे और एल थीटा को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y(s) और ये हो जाएगा प्लस वाई ए, 2y(s) प्लस वाई ए, और उसके बाद राइट हैंड साइड में हो जाएगा y(s) प्लस वाई ए हो गया, और राइट हैंड साइड में 2y(s) एल नॉट प्लस 2y(s) एल नॉट अल्फ़ा एस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई ए एल नॉट प्लस वाई ए एल नॉट अल्फ़ा ए थीटा, और देयरफॉर एल थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो 1/वाई ए प्लस 2y(s) ये हो गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2y(s), यहाँ पे एल नॉट कॉमन आ जाएगा, एल नॉट डिवाइडेड बाई वाई ए प्लस 2y(s), और एल नॉट यहाँ से आ जाएगा तो वाई ए प्लस 2y(s), और प्लस ये थीटा वाला जो टर्म है, थीटा वाला टर्म एक साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा एल नॉट हमने बाहर ले लिया है, तो अल्फ़ा ए वाई ए प्लस 2 अल्फ़ा एस वाई एस, 2 अल्फ़ा एस वाई एस इंटू थीटा,
और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा L0 इंटू 1 YA प्लस 2YS से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा ए वाई ए प्लस 2 अल्फ़ा एस वाई एस डिवाइडेड बाय वाई ए प्लस 2YS into theta. So this is the final expression for the final length L theta. A steel ball initially at pressure of 1 into 10 to the power 5 Pascal is heated from 20 degrees centigrade to 120 degrees centigrade, keeping its volume constant. Find the pressure inside the ball. The pressure inside the ball. Coefficient of linear expansion of steel equal to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and bulk modulus of steel equal to 1.6 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो एक स्टील बॉल है जिसका कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो नेचुरली इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, बट इट इज़ केप्ट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये जो वॉल्यूम चेंज होना था, मान लेते हैं कि ये डेल्टा वी है ड्यू टू टेम्परेचर राइज. तो टेम्परेचर राइज के चलते इसका वॉल्यूम चेंज होना था, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी. तो ये वॉल्यूम में एक्सपेंशन होना था, बट इट इज़ केप्ट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका मतलब ये वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है उसको कॉम्प्रेस करके ये सेम वॉल्यूम पे रखा गया है. सो दिस इज डेल्टा वी, एंड देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेन हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और यहाँ से ये आएगा गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी. volume strain. So therefore pressure P will be equal to, pressure P मान लेते हैं ये pressure P है inside the ball, so that will be equal to bulk modulus multiplied by delta V by V naught, और that is volume strain. ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेस है. स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, राइट. तो यही यहाँ पे प्रेशर इज स्ट्रेस, बल्क मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, और यहाँ पे B इंटू डेल्टा वी बाई वी नॉट का वैल्यू हमने देखा, ये दिस इज गामा डेल्टा टी. तो ये प्रेशर हो जाएगा, वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 multiplied by gamma. Gamma is 3 times alpha, 3 times 12 into 10 to the power, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं B इंटू 3 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पे 3 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी इज 20 to 120, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 5.8 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल. ये इसका प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा इनसाइड द स्टील बॉल. So that moment of inertia of a solid body of any shape changes with temperature as I equal to I naught into 1 plus 2 alpha theta, where I naught is the moment of inertia at 0 degree centigrade and alpha is the coefficient of linear expansion of the solid. So moment of inertia I is equal to sigma mi ri square. ये हमें पता है कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मास ऑफ द पार्टिकल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा. दैट इज आर आई विल चेंज फॉर एवरी पार्टिकल फ्रॉम द, आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा, लेकिन आर आई चेंज होगा. सो एट टेम्परेचर थीटा आई थीटा is equal to sigma mi r
आई एट थीटा स्क्वायर हो जाएगा। और आर आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इज एम आई आर आई थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर आई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस linear expansion coefficient that is alpha and multiplied by change in temperature that is theta, इसका स्क्वायर। सो बिकॉज आर आई थीटा का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आई इंटू आर आई नॉट स्क्वायर, और इसका एक्सपेंसन हो जाएगा बाय बाइनोमियल एक्सपेंसन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा थीटा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंसन से कर दिया, तो ये 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एम आई, सॉरी ये जो ये ब्रैकेट में है ये टर्म, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा थीटा, और सिग्मा के अंदर आ जाएगा एम आई आर आई नॉट स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसको, ये क्या है बेसिकली, ये आई नॉट है, तो ये हो जाएगा आई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा थीटा मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट। सो ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये आ गया मेरा, तो ये प्रूव्ड हो गया। A torsional pendulum consists of a solid disc connected to a thin wire. Alpha is given as 2.4 into 10 to the power minus 5 per degree centigrade at its center. Find the percentage change. Find the percentage change in the time period between peak winter 5 degree centigrade and the peak summer 45 degree centigrade. तो हमें पता है जो टॉर्सनल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय के अंडर रूट, जहाँ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क एंड के इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। तो अगर हम इसे लिखें देयरफॉर टी टाइम पीरियड इन विंटर, इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आई विंटर डिवाइडेड बाय के अंडर रूट। ये टेम्परेचर चेंज होने के साथ बेसिकली ये आई चेंज होगा, के कांस्टेंट हम अज्यूम करेंगे। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था वो चेंज होगा। और उसी तरह टी समर ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आई समर डिवाइडेड बाय के अंडर रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आई विंटर इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। जैसा कि पिछला प्रॉब्लम में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है एज पर दिस रिलेशन डिवाइडेड बाय के अंडर रूट। तो यहाँ से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं टी समर डिवाइडेड बाय टी विंटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट आई डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी टू द पावर हाफ। और इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी हाफ, यहाँ पे पावर हाफ है तो हाफ इंटू दिस टर्म, सो 2 अल्फ़ा डेल्टा टी एंड देयरफॉर टी एस, टी डब्ल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो टी डब्ल्यू प्लस टी डब्ल्यू अल्फ़ा डेल्टा टी एंड देयरफॉर टी एस माइनस टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी डब्ल्यू, ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी एंड देयरफॉर परसेंटेज चेंज in time period t will be equal to ts minus tw divided by tw into 100, so that will be 100 alpha delta t एंड यहाँ पे वैल्यूज़ अब रख देंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इंटू 10 to the power minus 5 multiplied by change in temperature 5 to 45, so 40, and this comes out to be 9.6 into 10 to the power minus 2%. So this is the percent change.
A circular disc made of iron is rotated about its axis at a constant velocity omega. Calculate the percentage change in the linear speed of the particle of the rim as the disk is slowly heated from 20 degrees centigrade to 50 degrees centigrade, keeping the angular velocity constant. Angular velocity जो है वो constant है. Coefficient of linear expansion of iron equal to 1.2 into 10 to the minus 5 per degree centigrade. तो एक डिस्क है और ये रिवॉल्व करना है अपने एक्सिस के अबाउट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये कांस्टेंट है. या इसके रिम पे कोई पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू ओमेगा आर. r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो ये r है. तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट के फॉर्म में. टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो आर चेंज हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट. तो ओमेगा इंटू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा इस तरह से. एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा आर नॉट को v नॉट लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. Therefore, v minus v naught is equal to v naught alpha delta t, and therefore percentage change ये हो जाएगा डेल्टा v और v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट इंटू 100%, 100 दैट विल बी इन परसेंटेज. सो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू 100. अब वैल्यूज़ रख देंगे तो अल्फ़ा इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो ये 30 डिग्री का चेंज है मल्टीप्लाइड बाई 100. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2% ऑफ द वेलोसिटी. तो ये चेंज आ जाएगा.